Hello dear student, welcome you all again. This is Pratibha Bhakkar and today we will discuss about the another disease of rice which is brown spot. It is also a fungal disease. In last class we had already discussed about blast which is also a fungal disease. Today we will discuss about the brown spot. So let's start. The causal organism of brown spot is Cotylobolus mia beans, which is also formerly known as Helminthosporium oryzae. So इस डिसीज़ के बारे में हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि जो ब्राउन स्पॉट है उसके कारण बंगाल फेमिना आया था, यानी कि यह एक एपिडेमिक डिसीज़ इंडिया में ऑलरेडी एक बार अकर हो चुकी है और अब यह एट प्रेजेंटली जितने भी राइस ग्रोइंग स्टेट है वहाँ सब पाया जाता है. इसके अलावा इंडिया, छत्तीसगढ़ और आउट ऑफ वर्ल्ड यह डिसीज़ का इन्फेक्शन देखने को मिलता है. तो इसके सिम्टम्स के बारे में देखते हैं. सिम्टम्स में यह जो डिसीज़ है इसका अक्रेंस होता है वह होता है नर्सरी से मेन फील्ड में, यानी कि यह डिसीज़ का जो डिसीज़ को अगर हम सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं कि वह किस तरह से होता है, तो पहले हम उसके अक्रेंस को बताते हैं, यानी कि वो कब से कब किस टाइम से किस टाइम के बीच पे कौन से प्लांट की स्टेज में वह शो होता है फील्ड पे या आ सकता है. तो ये जो इसका अक्रेंस टाइमिंग है वह है नर्सरी के सीडलिंग स्टेज से मेन फील्ड के मिड स्टेज तक. इन दोनों स्टेज के बीच में यह डिसीज़ कभी भी फील्ड में आ सकती है. जो सिम्टम्स होता है वह लीजन के रूप में अपीयर होता है, जिसे हम स्पॉट भी कहते हैं. लास्ट क्लास में आपको बताया था कि लीजन क्या होता है, वह एक टेक्निकल टर्म है, जबकि स्पॉट एक टेक्निकल टर्म नहीं है. तो कभी भी हम जब इन फ्यूचर हम प्रैक्टिकल्स या वाइवा में जब भी हम डिसीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो हम उसे स्पॉट ना बोलकर हम उसे लीजन ही कहेंगे, क्योंकि लीजन इसका यह टेक्निकल टर्म है. तो जो ये लीजन्स है वह फॉर्म होते हैं लीफ ब्लेड पे, लीफ शीट पे और ग्लूम्स पे. जबकि जो मेन प्रोमिनेंट सिम्टम्स है वह किस में दिखाई देते हैं, लीफ ब्लेड और ग्लूम्स पे. प्रोमिनेंट यानी कि सबसे ज़्यादा सिम्टम्स का बनना, जो सबसे ज़्यादा सिम्टम्स बनते हैं वह बनता है लीफ ब्लेड पे और ग्लूम्स पे. तो लीव्स पे किस तरह के सिम्टम्स बनते हैं देखते हैं. इमेज की जो समझाती हूँ मैं आपको. तो जो आप में देख सकते हैं कि इसमें कोई भी सिम्टम्स है उनका साइज़ सेम नहीं है, वह साइज़ में बहुत ही वेरी करते हैं. तो जो स्ट्रक्चर है वह यहाँ तो आप देख सकते हैं कि जो ब्राउन स्पॉट है वो पहले एक माइन्यूट डॉट के रूप में स्टार्ट हो रहा है. सबसे टॉप पे देखेंगे तो बीच बीच में एक माइन्यूट डॉट के रूप में दिखाई दे रहा है, और इसी को हम नीचे 0 से 9 की स्केलिंग में देखते हैं. तो जो फर्स्ट स्केल है वहाँ पे डार्क ब्राउन कलर के स्मॉल डॉट्स के रूप में लीजन स्टार्ट हो रहे हैं. यह डॉट्स, माइन्यूट डॉट्स क्या हो रहे हैं, साइज़ में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि साइज़ बढ़ रहा है तो पैथोजन भी डेवलप कर रहा है, यानी कि पैथोजन भी, फंगस भी क्या कर रहा है, वह स्ट्रक्चर उसका बढ़ते जा रहा है, यानी कि और भी सेल्स को वो डिस्टर्ब कर रहा है प्लांट के या इन्फेक्ट कर रहा है. तो साइज़ बढ़ती जाती है. और जो सेंटर का पोर्शन है या तो वह, जैसे कि आप देख सकते हैं 4th नंबर पे टॉप पे जो सिम्टम्स है वह उसके सेंटर पे एक लाइट पेल से ग्रे कलर का स्ट्रक्चर बन रहा है, जो कि ओवल से सर्कुलर या राउंड होता है, और इसका जो मार्जिन है वह डार्क ब्राउन कलर का है. तो जो ब्राउन स्पॉट है जैसे जैसे वो डेवलप करती जाती है साइज़ भी इसका लीजन्स बढ़ने लगता है, और लीजन का सेंटर पार्ट पेल टू ग्रे कलर का हो जाता है, और जो आउटर मार्जिन है वह रस्ट कलर की हो जाती है या ब्राउन कलर की हो जाती है. स्टार्टिंग में तो यह डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है, और धीरे धीरे वह जैसे ही डिसीज़ डेवलप होने लगता है तो थोड़ा रस्ट कलर में यह चेंज होने लगता है, रस्ट ब्राउन कलर में. तो जैसे कि आप 7th और 8th में देख सकते हैं कि जो सिम्टम्स है उसका साइज़ धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगा है, और पूरी तरह से लीफ जो है कवर हो जाती है, और लीफ कवर होकर ड्राई हो जाती है. जैसे कि 9th में देख सकते हैं, 9th स्केल में जो डिसीज़ क्या है, सिम्टम्स है वो पूरे लीफ पे फैल चुकी है. और यह स्टेज तभी देखने को मिलता है जब डिसीज़ सीवियर कंडीशन से पूरे फील्ड में या पूरे एरिया में आ चुका है, जिससे कि अगर यह कंडीशन आ जाती है तो यील्ड में लॉस हमें बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही कम मिलता है. ऊपर फर्स्ट लाइन पे जो सेकंड पिक्चर में है उसमें आप देख सकते हैं जो पेनिकल्स हैं उनका टॉप पोर्शन ब्राउन लीजन के रूप में वहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि उसमें ब्राउन लीजन डेवलप होने लगते हैं, जिससे कि जो आपका ग्रेन है उसमें फिल नहीं हो पाता, यानी कि आपके जो पेनिकल्स हैं
वह फिल नहीं हो पाते और उसमें किसी तरह का ग्रेन नहीं बन पाता, या ग्रेन बनते भी हैं तो उनका साइज़ नहीं बढ़ पाता और वह इरेगुलर शेप में बनते हैं। तो यह था ब्राउन स्पॉट का सिम्टम्स। अब हम देखते हैं इसकी ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में हम देखेंगे पहले इसमें इसमें दो स्टेज होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल स्टेज और दूसरा होता है सेक्सुअल स्टेज। एसेक्सुअल स्टेज में बनता है इस सेक्सुअल स्टेज को हम कहते हैं हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी, और सेक्सुअल स्टेज को कहते हैं हम कोकिलोबोलस मियाबीनस। तो कोचिलोबोलस मियाबीनस ही इसका मेन सिम्टम्स प्रोड्यूस करने का, यानी कि मेन स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसे कोचिलोबोलस मियाबीनस के नाम से ही जानते हैं। अब हम देखते हैं इसका, पहले हम देखेंगे इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, यानी कि सिस्टमिक पोजीशन में इसका पूरा क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा है। हर एक फंगस के क्लासिफिकेशन में देखा है कि हर पैथोजन का अपना अपना क्लास होता है और हर क्लास के अंदर उनका एक अपना हर एक पर्टिकुलर पैथोजन का एक सिस्टमिक पोजीशन होता है। तो पहले हम देखेंगे किंगडम ऑफ, जैसे कि ये फंगस डिसीज़ है तो यह क्या है, इसका किंगडम हमेशा फंगस ही होगा, यानी कि फंजाई। डिवीज़न है इसका एस्कोमाइकोटा, क्लास है इसका डोथियोडियोमाइसिटीज, ऑर्डर है प्लियोस्पोरेल्स एंड फैमिली है प्लियोस्पोरेसी। हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि ऑर्डर के एंड में आता है एल्स एंड फैमिली के एंड में आती है एसी। तो ये बात हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑर्डर्स और फैमिली में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि एसी किस में आएगा और एल्स किस में आएगा। तो ये याद रखें कि ऑर्डर के एंड में हमेशा आएगा एल्स एंड फैमिली के एंड में आएगा एसी। जैसे कि इसका जीनस, नेक्स्ट है इसका जीनस स्पीसीज। हमेशा कॉजल ऑर्गेनिज्म ही इसका जीनस एंड स्पीसीज होता है। जीनस होता है कोचिलोबोलस एंड स्पीसीज होती है मियाबीनस। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। पहला हम देखेंगे हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी का स्ट्रक्चर। तो जो हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी है वह प्रोड्यूस करती है माइसीलियम, कोनिडियोफोर एंड कोनिडिया। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, इसमें कोनिडिया और आपको कोनिडियोफोर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो माइसीलियम होती है, पहले हमेशा माइसीलियम स्पोर, एक सिंगल स्पोर से माइसीलियम प्रोड्यूस होती है, जो कि क्या है, कॉलोनी ऑफ हाइफी और बंच ऑफ हाइफी। तो जो माइसीलियम होती है वह कलर में ग्रेइश ब्राउन टू डार्क ब्राउन कलर का होता है, और इसके अलावा यह सेप्टेड भी होती है। सेप्टेड यानी कि सेप्टेशन पाया जाता है। अगर किसी भी फंजाई, कोनिडिया या कोनिडियोफोर में सेप्टेशन पाया जाता है तो अब हम उसे सेप्टेड माइसीलियम, सेप्टेड कोनिडियोफोर और सेप्टेड कोनिडिया कहते हैं। तो इसका माइसीलियम इस तरह से दिखाई देता है। इसके अलावा जब इसमें कोनिडियोफोर जब बनते हैं, माइसीलियम में जब कोनिडियोफोर अराइज होते हैं तो वह या तो सिंगली अराइज होते हैं, या तो एक इंडिविजुअल कोनिडियोफोर अराइज होगा, या फिर स्मॉल ग्रुप्स के रूप में वो अराइज होगा माइसीलियम पे। ये जो कोनिडियोफोर है वह स्ट्रेट होते हैं और जेनिकुलेट होते हैं। जेनिकुलेट का मतलब होता है बेंट एंड द टॉप पोर्शन, यानी कि वह स्लाइटली बेंट होते हैं यानी कि झुके हुए होते हैं बहुत ही हल्के से, यानी कि उसका स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, स्ट्रेट होगा या जेनिकुलेट होगा। और जो इसका कलर होता है कोनिडियोफोर का, वह होता है पेल टू ब्राउन कलर, और इसमें भी सेप्टेशन होता है, यानी कि कोनिडियोफोर में भी सेप्टेशन होता है। यह स्ट्रेट होते हैं और समटाइम जेनिकुलेट भी होते हैं, और इनका कलर जो होता है पेल टू ब्राउन कलर का होता है। अब इसमें हर एक सिंगल कोनिडियोफोर पे एक कोनिडिया प्रोड्यूस होता है, और ये कोनिडिया सेंटर से बल्ज होते हैं और स्लाइटली कर्व्ड होते हैं, यानी कि जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, इसके सेंटर पोर्शन में वह ऊपर की तरफ हल्का सा बल्ज है, यानी कि फूला हुआ है, और सेंटर से स्लाइटली कर्व्ड होके वह टॉप एंगल पे ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, यानी कि जो इसका टॉप है, एंड है, जिसे हम एंड भी कहते हैं, वह ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। और जो कोनिडिया है उसका जो कलर होता है वह पेल ऑलिव ग्रीन से गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, और कोनिडिया में भी 6 से 14 सेप्टेशन पाए जाते हैं। ये था कैरेक्टर ऑफ हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी, यानी कि उसका स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे उसके परफेक्ट स्टेज, यानी कि कोचिलोबोलस मियाबीनस का स्ट्रक्चर। कोचिलोबोलस मियाबीनस एक सेक्सुअल स्टेज है या परफेक्ट स्टेज भी कहते हैं जिसे हम। इसमें पेरिथीशिया प्रोड्यूस होती है, जैसे कि आप ए और बी इमेज में देख सकते हैं कि इसमें ए में इसका आउटर लुक ऑफ पेरिथीशिया है और बी में इसका क्रॉस सेक्शन का व्यू दिखाया गया है। तो जो पेरिथीशिया है उसमें एसाई बनता है, जिसे हम एस्कस भी कहते हैं, उसमें एस्कस का फॉर्मेशन होता है, और इस
एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, आप सी में देख सकते हैं कि एक लंबा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि एस्कस है, और इस एस्कस के अंदर होते हैं एस्कोस्पोर। ये एस्कोस्पोर जो होते हैं उसमें ये फिलामेंटस होते हैं, लॉन्ग होते हैं और या फिर सिलेंड्रिकल होते हैं। और जो एस्कोस्पोर से होते हैं उनका कलर हाईलाइन टू पेल ऑलिव ग्रीन एस्कोस्पोर्स होते हैं। जैसे कि इमेज में साफ दिखाई दे रहा है, जो इनका कलर है वह कैसा है, पेल ऑलिव ग्रीन कलर का है। या हाईलाइन भी हो सकते हैं। हाईलाइन यानी कि जैसे कि जो हम जब माइक्रोस्कोप में कोई भी स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें उसकी आउटर बॉडी केवल दिखाई देती है, उसकी इनर बॉडी नहीं दिखाई देती, यानी कि उसका एक आउटलाइन दिखाई देता है किसी भी स्ट्रक्चर का, तो वो होता है हाईलाइन, उसे हम कहते हैं हाईलाइन। तो ये जो एस्कस होते हैं ये इसमें कितना 6 to 15 सेपरेशन पाया जाता है एस्कोस्पोर्स में। इसके अलावा जो पैथोजन होता है वो फाइटोटॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है। यह फाइटोटॉक्सिन कहलाता है C24 टर्पेनॉइड फाइटोटॉक्सिन। तो जो C25 टर्पेनॉइड फाइटोटॉक्सिन है यह 3 तरह के होते हैं, जिसे हम कहते हैं ओफियोबोलिन A, B and I। इन तीनों ही फाइटोटॉक्सिन में सबसे ज़्यादा मोस्ट टॉक्सिक फाइटोटॉक्सिन है ओफियोबोलिन A। इन फाइटोटॉक्सिन्स के कारण जो सेल वॉल की जो प्रोटीन है वह टूट जाती है और सेल की इंटीग्रिटी पार्शियली डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण जो पैथोजन है उसको प्लांट के अंदर बड़ी ही ईजिली एंटर करने का मौका मिल जाता है, यानी कि वो बहुत ही ईजिली एंटर कर जाता है। यानी कि जब पैथोजन प्लांट में अटैक करेगा तो वह ये फाइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा और सेल को रैप्चर करके प्लांट के अंदर इंसर्ट कर जाएगा या सीड के अंदर इंसर्ट कर जाएगा। ये था इसका ईटियोलॉजी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिसीज साइकिल। तो जो डिसीज साइकिल होता है उसमें मेन पॉइंट्स होते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड होता है उसका सर्वाइवल। तो जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वह होता है इसके सीड्स के थ्रू, यानी कि यह डिसीज़ एक सीड बॉर्न है। जो सीड्स होते हैं उनमें पैथोजन उसके माइसीलियम या फिर उसका कोनिडिया या फिर कोनिडिया 4 उसमें प्रेजेंट रहते हैं ऑलरेडी। और यह जो सीड्स होते हैं वह किसी इन्फेक्टेड प्लांट के थ्रू ही प्रोड्यूस किए गए होते हैं, यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट का प्रोडक्शन को हम सीड के लिए यूज़ करते हैं तो वह नेक्स्ट सीजन में चला जाता है और इस तरह से ये सीड बॉर्न कहलाता है। इसके अलावा जो फंगस है वह इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स में भी ओवर विंटरिंग करता है, जिससे यह फील्ड में दोबारा देखा जा सकता है। तो यह था प्राइमरी इन्फेक्शन, यानी कि प्राइमरी इन्फेक्शन इसका क्या है, प्राइमरी इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय सीड बॉर्न फंगस। तो ये जो फंगस होता है वह होता है सीड बॉर्न। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन। जो फंगस होता है वो स्पॉट्स प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो स्पॉट्स प्रोड्यूस होते हैं उस स्पॉट्स में ही क्या होते हैं, यानी कि जो लीजन प्रोड्यूस होते हैं उसी में क्या प्रोड्यूस हो रहा है आपका, साथ ही साथ आपके कोनिडिया या फिर आपके माइसीलियम भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब एयर करेंट्स यानी कि जब एयर वहाँ से फील्ड से पास होती है तो साथ में जो कोनिडिया होते हैं वह एयर करंट्स के थ्रू अदर हेल्दी प्लांट्स में डिसेमिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज होता है, यानी कि हेल्दी प्लांट से ऑलरेडी इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में डिसीज़ का डेसिमिनेशन सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाता है। ये था उसका प्राइमरी इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब देखेंगे कि फंगस किस में सर्वाइव करता है। यह फंगस जो है वह कोलेट्रल होस्ट में सर्वाइव करता है, जैसे कि ये जो कोलेट्रल होस्ट होते हैं मोस्टली वीड्स होते हैं, जैसे कि डिजिटेरिया, सैंग्विलिन्स, ओलिरिसा, हेक्सेंड्रा, इचिनोकोलम कोलेनम एंड साइटोलॉन डेक्टिलॉन एट्सेट्रा। इस तरह के कोलेट्रल होस्ट में यह सर्वाइव करते हैं और होस्ट के फील्ड में प्रेजेंट ना होने पर यह इन कोलेट्रल होस्ट में अपना जीवन यापन करते हैं। और जैसे ही फील्ड में होस्ट मिल जाता है, यानी कि राइस का सोइंग हो जाती है या उनकी सीडलिंग उनमें आ जाती है, तो यह उन प्लांट को भी, मेन क्रॉप को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो इसका सिम्टम्स है वो पोटेशियम डिफिशिएंसी से भी थोड़ी बहुत सिमिलर है, जिससे दोनों फंगस के अटैक, इससे ये डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ये फंगस का अटैक है या फिर न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो अफेक्टेड पार्ट है, अफेक्टेड पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, फील्ड से सिम्टम्स कलेक्ट करके हम लैब में इसको या फिर सेक्शन कटिंग करके
माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करके देख सकते हैं कि यह फंगस इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। अगर फंगस प्रेजेंट होगा तो उसका फंगल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। या फिर इसके अलावा हम इसको पीडीए में ग्रो कर सकते हैं। इन्फेक्टेड प्लांट को पीडीए में इनोकुलेट करके हम उसका स्ट्रक्चर दे सकते हैं। अगर उसमें माइसीलियम प्रोड्यूस होता है, और जब हम माइसीलियम को देखेंगे तो अगर वो ब्राउन स्पॉट के फंगस से सिमिलर होता है तो वह यह डिसीज़ होती है, ना कि कोई न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। ये था इसका डिसीज़ साइकिल। डिसीज इसमें इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि जो मेनली इसका प्राइमरी सोर्स क्या है वह सीड्स है, और सीड्स के थ्रू ही एक डिसीज़ साइकिल स्टार्ट होता है, और इस तरह से वो डिसीज़ को कैरी करता है सीज़न बाय सीज़न। नेक्स्ट देखेंगे हम इसका फेवरेबल कंडीशन। तो जो फेवरेबल कंडीशन है, इसका जो मेन रीज़न होता है वह होता है एक तो टेम्परेचर और दूसरा होता है ह्यूमिडिटी। यानी कि जब पैथोजन ऑलरेडी फील्ड में प्रेजेंट है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने फेवरेबल कंडीशन डिस्कशन किया था कि उसका टेम्परेचर और उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वैसे इसमें भी इसका टेम्परेचर, इस डिसीज़ के लिए भी टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिसीज़ के डेवलपमेंट के लिए। तो जो टेम्परेचर है मोस्टली 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस एंड 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस डिसीज़ के लिए फेवरेबल है। इसके अलावा नाइट्रोजन का एक्सेसिव यूज़ भी इस डिसीज़ के इंसिडेंस को बढ़ावा देता है। तो यह था इसका फेवरेबल कंडीशन। अब हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के लिए हम जैसे कि यह पहले हम देखते हैं कल्चरल मेथड से। कल्चरल मेथड्स में है फर्स्ट पॉइंट, यूज़ डिसीज़ फ्री सीड्स। तो जैसे कि यह क्या है, एक इसका प्राइमरी सोर्स है इसका प्राइमरी सोर्स है इन्फेक्टेड सीड। तो हमें ऐसे सीड्स को यूज़ करना है जो कि इन्फेक्टेड ना हो, हमेशा डिसीज़ फ्री सीड्स को यूज़ करना। और डिसीज़ फ्री सीड का स्ट्रक्चर साइज़ हमेशा ही बहुत ही डिसीज़ सीड के कंपेयर में बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि उसकी क्वालिटी ऑलमोस्ट बहुत अच्छी होती है। या फिर हम उसको किस तरह से जज कर सकते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन में सीड्स को डुबो के रख देते हैं। डुबाने से क्या होता है, जितने भी चैफी और अनफिल्ड जो ग्रेन पेनिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और जो कि साउंड्स एंड भारी धान के बीज होते हैं वह क्या हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो इस तरह के बीज को हम यूज़ कर सकते हैं, यही होते हैं डिसीज़ फ्री सीड। इसके अलावा यह डिसीज़ कोलेट्रल होस्ट के थ्रू भी फैलती है, यानी सीज़न टू सीज़न कैरी होती है। तो हमें फील्ड के सैनिटेशन में बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। फील्ड के सैनिटेशन के लिए हमेशा हमें कोलेट्रल होस्ट को रिमूव करके उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, और फील्ड में इन्फेक्टेड डेब्रिस या फिर कोई भी इन्फेक्टेड प्रीवियस कल्टीवेशन का अगर कोई किसी तरह का डेब्रिस रह गया है या कोई प्लांट्स रह गया है तो हमें उसका रिमूव करना है फील्ड को, यानी कि पूरी तरह से कोलेट्रल होस्ट से फ्री और इन्फेक्टेड डेब्रिस से फ्री करना है, जिससे फील्ड पूरी तरह से सैनिटाइज हो सके और किसी तरह का उसमें पैथोजन प्रेजेंट ना हो। तो ये था फील्ड सैनिटेशन, यह भी कल्चरल प्रैक्टिस के अंदर आता है। इसके अलावा हम क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, अगर कंटिन्यूसली हम क्रॉप चेंज कर करके अगर हम लगाते हैं तो जो पैथोजन है उसका जो कोलेट्रल होस्ट भी नहीं मिलेगा, और ना ही उसके लिए ना ही इसका होस्ट फील्ड पे प्रेजेंट होगा, ना ही कोलेट्रल होस्ट प्रेजेंट होगा, जिससे क्या होगा, डिसीज़ जो है अल्टीमेटली कंट्रोल हो जाएगी, या उसकी जो एक उसका डिसीज़ साइकिल है वो रुक जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ प्लांटिंग टाइम को भी हम जब हर सीज़न में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होती है, तो हमें उस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को ध्यान में रखते हुए जो प्लांटिंग टाइम है या तो उसे बाद में करना चाहिए या तो पहले करना चाहिए, ताकि प्लांटिंग टाइम चेंज कर देने से जो डिसीज़ का इन्फेक्शन है वह अगर फील्ड में आए तो कम पौधों को हानि पहुंचा सके। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ स्लो रिलीज नाइट्रोजीनस फर्टिलाइज़र। तो जो नाइट्रोजीनस फर्टिलाइज़र्स हैं उनका जो यूज़ है हमें प्रॉपर अमाउंट में करना है, यानी कि रिकमेंडेड अमाउंट में करना है। मोस्टली हमें इसे स्प्लिट डोज के रूप में देना है, और उतना ही नाइट्रोजन का यूज़ करना है जितनी आवश्यकता है, अधिक नाइट्रोजन का यूज़ नहीं करना है। वाटर मैनेजमेंट हमें अच्छी रखनी है, यानी कि हमें फील्ड में उतना ही वाटर अप्लाई करना है जितना ही वाटर रिक्वायरमेंट है। एक राइस की जितनी वाटर रिक्वायरमेंट होती है हमें उतने ही उसमें वाटर का
रखना चाहिए, उतनी ही इरिगेशन उसकी देनी चाहिए। इसके अलावा उसमें टाइम पे हमेशा उसने पानी को चेंज करते रहना चाहिए। यानी कि अगर हमें सुविधा है पानी की, अगर हमारे पास अच्छी सुविधा है तो हमेशा उसमें भी एक ड्राइनेज करती रहनी चाहिए, जिससे उसमें नया इरिगेशन हो सके। नेक्स्ट है हमारा हॉट वाटर ट्रीटमेंट। यह है फिजिकल ट्रीटमेंट में हम करते हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है, सीड को ट्रीट करना है। तो सीड को ट्रीट करने के लिए पानी को 53 से 54 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। जब पानी 53 टू 54 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाए तब हमें सीड्स को 10 से 12 मिनट तक, सॉरी इसमें 22 मिनट तक लिखा है, पर उसे 10 से 12 मिनट तक उसे उसमें डिप करके रखना है। फिर डिप करने के बाद उसे सोइंग कर देनी है, यानी कि यह प्रोसेस सोइंग से पहले करना है। नेक्स्ट है टॉलरेंट वैरायटी एक ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी आ सकती है और कल्चरल प्रैक्टिस में भी आ सकती है। पर हमें इसमें क्या कर रहे हैं, सीड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो ये कल्चरल प्रैक्टिस है। बायोलॉजिकल कंट्रोल इस रूप में आ जाएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें रेसिस्टेंट वैरायटी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम इसमें रेसिस्टेंट जीन का यूज़ कर रहे हैं। तो यह एक तरह से बायोलॉजिकल कंट्रोल भी है, पर हम इसे कल्चरल प्रैक्टिस के अंदर लिखेंगे। तो इसका जो टॉलरेंट वैरायटी है वह है बाला, BAM10, IR20, जया, रत्ना, तिलसमा और काकातिया। तो ये थे इसके टॉलरेंट वैरायटी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे केमिकल ट्रीटमेंट में हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट के लिए हम थायरम और कैप्टॉन का यूज़ कर सकते हैं, और जो थायरम और कैप्टॉन की जो क्वांटिटी होगी वह 4 ग्राम पर kg होगी। यानी कि हम 4 ग्राम कैप्टॉन और थायरम को 1 kg सीड्स के ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैनकोजेब भी यूज़ करना है। मैनकोजेब के लिए हमें @0.3% मैनकोजेब का यूज़ करना है सीड ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा ये था सीड ट्रीटमेंट। इसके अलावा हम मेन फील्ड पे भी स्प्रेइंग करके डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फील्ड में डिसीज़ आ चुकी है मेन फील्ड पे, तो हम उसके स्प्रेइंग के थ्रू भी उसके कंट्रोल किया जा सकता है। तो डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम मैनकोजेब और इडिफेनफॉस का यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों ही केमिकल को हमें 2 से 3 बार 10 से 15 दिन के इंटरवल में फील्ड में यूज़ करना है। और मैनकोजेब का जो अमाउंट है वो @2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से क्वांटिटी यूज़ करना है, जबकि इडिफेनफॉस को हमें 1 ml पर लीटर के हिसाब से यूज़ करना है, और फील्ड में रिक्वायर्ड वाटर के हिसाब से उसे स्प्रेइंग कर देना है। ये दोनों ही मेथड्स बहुत ही फ़ायदेमंद है डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा जितने भी मैंने अभी कल्चरल प्रैक्टिसेस और केमिकल प्रैक्टिस और फिज़िकल प्रैक्टिसेस का आपसे डिस्कशन किया, ये तीनों ही प्रैक्टिसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत डिसीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, जिससे इल्ड का कम से कम लॉस होता है। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। ब्लास्ट एंड ब्राउन स्पॉट आपका राइस का कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अनदर डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।